हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 78 है आज, और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। यूके ट्रिपल एससी के नवीनतम सिलेबस और पैटर्न पर आधारित ये सभी एमसीक्यूज हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ चैनल पे जो भी हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप फॉलो कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, यूके जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज। उसके साथ साथ वरियस टॉपिक तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट या जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ पे, इसको भी फॉलो करते हैं तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे पार्ट 78 में भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए, अगर आप हमारा उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या आप हमारा सामान्य हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वीडियो के। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो सीधे गूगल प्ले स्टोर पे आप चैनल का नाम टाइप कर सकते हैं, देवभूमि करियर पॉइंट, और हमारे चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा। वहाँ से एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण कंटेंट आपको देखने को मिलता है वहाँ पे, जैसे प्रैक्टिस सेट है और वरियस कोर्स है, ई बुक्स हैं। ठीक है, साथ ही जल्दी आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। तो चलिए आज पार्ट 78 देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें मैं आज संकलित करके लाया हूँ सामान्य हिंदी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन प्रेमचंद के किस उपन्यास में देखने को मिलता है? तो इनमें से प्रेमचंद का वो कौन सा उपन्यास है जिसमें किसान की जीवन की पूरी गाथा और साथ ही जो उसकी ऋणों की समस्या होती है, जो भी लोन वगैरह लेता था ना वो साहूकारों से, जमींदारों से, तो इसका पूरा एक सजीव चित्रण कौन सी रचना में मिलता है प्रेमचंद की? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदान। ठीक है, गोदान जो उपन्यास है प्रेमचंद का एक बहुत बड़ा उपन्यास माना जाता है, जो कि किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्याओं पर आधारित है। 1936 में ये गोदान पब्लिश हुआ। ध्यान रखेंगे कब पब्लिश हुआ है, 1936 में। मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। क्या नाम था इनका? धनपत राय। और बाद में इन्होंने नाम चेंज कर दिया अपना और मुंशी प्रेमचंद के नाम से रचनाएं करने लगे। ठीक है, वैसे तो नवाब राय भी इन्हीं को कहा जाता है, पहले नवाब राय के नाम से लिखा इन्होंने। ठीक है, नवाब राय भी इनका नाम है। और ज़्यादातर उपन्यास इन्होंने पहले उर्दू में लिखे, फिर ट्रांसलेट किए हिंदी में। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ध्यान रखेंगे, बहुत से उपन्यास लिखे हैं प्रेमचंद ने, जिनमें प्रमुख देखिए गोदान हो गया, गबन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, सेवा सदन हो गया, वरदान हो गया, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, ठीक है, कर्म भूमि है, मंगलसूत्र इनका अंतिम उपन्यास था जिसको लिखते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि अधूरा उपन्यास इनका मंगलसूत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताना इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए मैंने आपको बताया बहुत सी वीडियोस में, टेस्ट सीरीज में, कि इसके लिए एक ट्रिक होती है, आप जो भी शब्द आपको दिया गया है उसके आगे विशेषण का प्रयोग कर लें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इनमें से कौन सा पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पर अगर हम सभी जगह देखते हैं तो वैसे तो हमारे जो भी द्रव होते हैं ना, द्रव जैसे हम देख रहे हैं दूध, मट्ठा, मक्खन, ये सभी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, तो ये हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं। छाछ जो होगा यहाँ पे ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं दूध बोलूँ तो अच्छा दूध या अच्छी दूध, अच्छा दूध या अच्छी दूध, क्या मैच कर रहा है? तो अच्छा दूध मैच कर रहा है। अच्छा मक्खन या अच्छी मक्खन, तो अच्छा मक्खन मैच कर रहा है। अच्छा मट्ठा कि अच्छी मट्ठा, तो अच्छा मट्ठा यहाँ पे हो रहा है। और वहीं पर अच्छी छाछ कि अच्छा छाछ, अच्छी छाछ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी इकारांत हो गया। ठीक है, तो यानी कि यही होती है पुल्लिंग स्त्रीलिंग को पकड़ने की एक आसान ट्रिक है, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे छाछ जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा, बाकी सभी पुल्लिंग है। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो युवा जो शब्द है ये पुल्लिंग है। ठीक है, अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं, दिए गए विकल्पों में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो हमें यहाँ पर कौन सा शब्द चूज करना होगा? तो युवा का जो स्त्रीलिंग होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में सीधे, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, बस इतना ही है। तो युवा का यहाँ पे लिंग परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा युवती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, युवती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य किसके जीवन पर लिखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए ये भी। तो पंत जी ने लोकायतन लिखा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताइए किसके नाम पर लिखा था ये, मतलब किसके जीवन पर लिखा था, किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो पंत जी का जो लोकायतन
महाकाव्य है, ये महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा गया है। देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी के जो हमारे काव्य है ना, इनको विद्वानों ने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला हमारा छायावादी काव्य, फिर हमारा प्रगतिवादी काव्य, फिर हमारा अंत चेतनावादी काव्य आता है, फिर हमारा आ जाता है नव मानवतावादी काव्य। तो नव मानवतावादी जो काव्य है इनमें इनकी रचना है कला और बुढ़ाचाद, लोकायतन, चिदंबरा, ये सभी इनकी नव मानवतावादी काव्य रचनाओं में रखा जाता है। इन्हीं में से लोकायतन है जहाँ पर इन्होंने महात्मा गांधी जी के जीवन पर पूरा ही काव्य लिखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पंत जी की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था सन 1900 में, जन्म हुआ था कौसानी में, उस समय अल्मोड़ा में था कौसानी, अभी वर्तमान में बागेश्वर में है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1977 में। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम था वो था गुसाई दत्त या गुसाई पंत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं है उसमें बहुत सी हैं, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, युगांत है, युगवाणी है, इसके साथ साथ हमारा स्वर्ण धूलि है, कला और बुढ़ाचाद महत्वपूर्ण है, चिदंबरा जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ मिला। तो चिदंबरा कौन सी रचना है इनकी? तो चिदंबरा भी इनकी नव मानवतावादी काव्य रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नव मानवतावादी काव्य रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं, ज्ञानपीठ मिला था चिदंबरा के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस वाक्य में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन से वाक्य में प्रयुक्त किया गया है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से अगर हम सभी विकल्पों को देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। ठीक है, तो लड़का जो था वो दर्द के मारे छटपटाता रहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कर्ण जो होता है, कर्ण कारक क्या होता है, साधन कर्ण जो होता है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और ध्यान रखेंगे अगर जो विकल्प बी है, विकल्प बी में हम देखते हैं तो संबंध कारक है इसमें। ठीक है, और विकल्प सी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें अधिकरण में आया, देखिए। और विकल्प डी की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर सरकार गरीबों के वास्ते या के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, कि वास्ते या के लिए एक ही बात है, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। तो यहाँ पे देखिए लड़का दर्द के मारे या के द्वारा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, लड़का दर्द के द्वारा छटपटाता रहा या दर्द से छटपटाता रहा, यानी कि कर्ण कारक यहाँ पे साफ पता चल रहा है, लेकिन विभक्ति चिन्ह बिल्कुल पूर्ण नहीं दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, इसमें कर्ण कारक प्रयुक्त हुआ है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो एक मूल शब्द और प्रत्यय इनमें से गलत है, कौन सा है बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए सुंदरता बिल्कुल सही है, कठिनाई सही है, पांचवा सही है, बचपन गलत है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें गलत है, बचपन। अगर बचपन में हम बोलें तो मूल शब्द बच्चा होता है, बच्चा धनपन, बचपन, बच्चा धनपन बचपन, ना कि बच धनपन होता है, ये बच्चा धनपन होता है। तो मूल शब्द इसमें बच जो है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा जो युग्म है वो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, बाकी सभी सही हैं। सुंदर में अगर ता प्रत्यय जोड़ते तो सुंदरता हो जाता है, कठिनाई में अगर कठिन में आई प्रत्यय जोड़ते तो कठिनाई हो जाता है, पाँच में अगर वाह प्रत्यय जोड़ते तो पाँचवां हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन से शब्द में देशज प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो देखिए यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है, देशज शब्दों का ही पता चल जा रहा है आपको, तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ, फर्राटा देशज शब्द है, अड़ियल देशज शब्द है, घुमक्कड़ देशज शब्द है, उच्चतर ये तत्सम शब्द है, उच्चतर जो है वो तत्सम शब्द है। तो साफ पता चल गया जो उच्चतर है वो हमारा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, ज़्यादा तो देखना ही नहीं है हमने इसमें। फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़ ये सभी देशज शब्द हैं। ठीक है, आपको पता है देशज शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि शब्द कहाँ से निकले हैं, संस्कृत से आए हैं, प्राकृत से आए हैं, अपभ्रंश से आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। जैसे हमारे देशज शब्द होता है खिड़की, पेड़, चूहा, पेट, खांसी, थैला, लोटा, ठीक है, आटा, ये सभी हमारे देशज शब्द हैं। इनमें कुछ अनुकरणात्मक शब्द भी होते हैं, जैसे कि फटफटाना, खटखटाना, म्याऊं म्याऊं, भुलक्कड़, पियक्कड़, ठीक है, सड़ियल, मरियल, अड़ियल, फर्राटा, ये सभी हमारे देशज शब्द होते हैं। तो यहाँ पर साफ पता चला जो हमारा उच्चतर है वो तत्सम शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो ही प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार हैं? बहुत सिंपल है, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है?
तो प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, और हमारे उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं जो कि प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए बताइए कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं होगा। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अधिशासी की अगर मैं बात करूँ तो अधि उपसर्ग है इसमें। ठीक है, विनाश की अगर हम बात करते हैं तो विनाश में भी हम देख रहे हैं वी उपसर्ग लगा है। प्रत्याशा की बात करें तो प्रति उपसर्ग लगा है इसमें। ठीक है, विनाश में वी धन नाश विनाश, अधिशासी में हमारा क्या हो गया अधि उपसर्ग। वहीं प्रशंसा की मैं बात करूं तो इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रशंसा ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो क्रय में हम कौन सा शब्द जोड़ दें दिए गए विकल्पों में से, फिर ये क्रय का जो अर्थ है वो विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वी हो जाएगा इसमें, विक्रय मतलब बेचना, उल्टा अर्थ मांग रहा है ना। तो यहाँ पे जो वी है, वी हम उपसर्ग लगाएंगे क्रय के आगे, तो ये विक्रय हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संस्कृति का विशेषण शब्द क्या है। तो संस्कृति का विशेषण हो जाएगा इसमें, बहुत सिंपल है। तो संस्कृति का विशेषण साफ पता चला, सांस्कृतिक हो जाएगा इसमें, ऑप्शन है। ठीक है, क्या हो जाएगा सांस्कृतिक। अब विशेषण क्या होता है हमने कई बार डिस्कस किया है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। संस्कृति जो है वो संज्ञा शब्द है, और जब हम इसका विशेषण बनाते हैं तो ये सांस्कृतिक हो जाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के भेद अच्छे से आपने पढ़ने हैं। संज्ञा देखिए हमारे मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो मुख्यतः 3 होते हैं, वैसे 5 माने जाते हैं, मुख्यतः तो 3 भेद है हमारे संज्ञा के। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हमारा तो यमुना जो शब्द है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि यमुना से केवल एक का बोध हो रहा है, केवल यमुना नदी का। ठीक है, यमुना से केवल यमुना नदी का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना में होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैं अगर इसकी परिभाषा बोलूँ, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का ही बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि राम, यमुना, दिल्ली, एक ही तो है ना, ये 2 तो नहीं है। अगर यहाँ पर बाकी हम बात करें गाय, पहाड़, आम, ये सभी हमारे पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गाय बोलूँगा तो मैं केवल एक गाय थोड़ी है इसमें, सभी गाय आ गए। पहाड़ बोलूँगा तो सभी पहाड़ आ गए इसमें। वैसे आम बोलो तो सभी आम आ गए, सभी प्रकार के। ठीक है, जाति आ गई ना पूरी उनकी। लेकिन यमुना में केवल एक का ही बोल रहे हैं, यमुना नदी का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से एक क्रिया विशेषण शब्द है, मतलब क्रिया विशेषण कहाँ पे उपयोग किया गया दिए गए वाक्यों में, ये पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्रिया विशेषण पता होना चाहिए क्या होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय है या अविकारी है। अब अविकारी क्या होता है, तो अविकारी वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग और वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो विकारी शब्द होते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग और वचन के आधार पर बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अविकारी शब्द नहीं बदलते। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्रिया विशेषण हो जाएगा ऑप्शन ए, वह धीरे से बोलता है। ठीक है, वह धीरे से बोलता है, वह धीरे से बोलती है, वे धीरे से बोलते हैं। देखिए वचन भी बदल दिया मैंने, लिंग भी बदल दिया। वह धीरे से बोलता है, वह धीरे से बोलती है, वह धीरे से बोलते हैं। तो देखा आपने, धीरे जो शब्द था हमारा ये क्रिया विशेषण शब्द है, ये कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ, लिंग वचन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ज्यों का त्यों रहा। वहीं देखिए वह काला कुत्ता है, ठीक है, वह काली कुतिया है, तो काला काली बदल गया ना। तो मानक हिंदी क्या होती है, तो हिंदी का जो पहला ही चैप्टर है वहाँ पे आपका ये सिलेबस में भी है यूके SSS के मानक भाषा या कार्यालयी भाषा क्या होती है। तो मानक हिंदी से साफ पता चलता है कि जो ऐसी भाषा हम बोल सकते हैं, किसी बोलचाल के भाषा का अगर हम देखें, किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर एक मानक रूप ग्रहण कर लेना ही उसका मानकीकरण कहलाता है। जैसे हम देख सकते हैं भारत में जो हिंदी है ना, हिंदी जो है हमारी एक मान्य रूप है, यानी कि मानक भाषा है। कार्यालयी भाषा में भी हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। केवल अभी राजभाषा का दर्जा है संवैधानिक रूप से हिंदी को। तो मानक हिंदी का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्पों के आधार पे, तो ऑप्शन ए इसका
सही आंसर होगा साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, साहित्यिक रूप में भी, और दूसरा हम देख सकते हैं जो हमारे राजकाज के काम होते हैं वहाँ पर भी कार्यालयी भाषा उसी को बोलते हैं, मानक भाषा वो होती है जो साहित्य में यूज होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो इनमें से कौन सा, देखिए अच्छा जो शब्द है ये विशेषण है एक, और कहाँ पर परफेक्ट यूज हुआ है, किस सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं मित्रों तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी कि इस स्थान की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। जो यहाँ पे ऑप्शन बी है इस वाक्य में ही केवल अच्छा शब्द विशेषता प्रकट कर रहा है, बाकी जगह पे तर्क प्रकट कर रहा है, जैसे कि तुमने अच्छा किया जो आ गए, ठीक है। यहाँ पर कोई विशेषता नहीं बता रहा, तुमने अच्छा किया जो आ गए एक रीज़न है, अच्छा तुम घर जाओ तो एक संकेत टाइप का मिला, अच्छा तुम घर जाओ, यहाँ पे कोई विशेषता थोड़ी बता रहा है। वैसे देखिए अच्छा है कि वह अभी आ जाए, ठीक है, अच्छा है कि वह अभी आ जाए, यानी कि एक कंडीशन सी निर्धारित हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा है कि वो अभी आ जाए। लेकिन केवल ऑप्शन बी में पता चला कि यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी कि स्थान की विशेषता बताई जा रही है, तो ये सही उपयोग किया गया है विशेषण के रूप में अच्छा का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है ये बताना आपने कौन सा नहीं है। तो देखिए चतुराई, लड़ाई, उतराई ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं, जबकि मिठाई हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, ठीक है, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो निश्चित जो शब्द है वो क्रिया विशेषण के कौन से भेद में रखा जाता है? क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं अभी, जैसे कि स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये 4 भेद हैं क्रिया विशेषण के। तो यहाँ पर किस भेद के अंतर्गत हम निश्चित शब्द को रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, परिमाणवाचक। तो देखिए एक निश्चित जो हमारा शब्द है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में रखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मानक वर्ण है इनमें से? तो बताइए इनमें से मानक वर्ण कौन सा होता है? तो देखिए हिंदी में हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ण थे ना पहले जिनको चेंज किया गया बाद में, ठीक है, जिनमें अ था। अगर आप पुरानी सी कोई किताब पढ़ेंगे, हमारी बहुत पुरानी किताबें देखेंगे या हमारी जो कथाएं किताब देखेंगे, जो कथाओं वाली किताबें होती हैं, वहाँ पर आप अ देखेंगे पुराने रूप में देखने को मिलेगा, अलग ही टाइप से आपको, ठीक है। वहाँ पर आपको झ अलग टाइप से देखने को मिलेगा, झ ऐसा देखने को मिलेगा आपको भौ की तरह, ऐसा होता है झ उसमें, ये इस टाइप का। और वैसे ङ की भी बात करते तो ङ कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, ट्रिपल लेन में जैसा दिखेगा ङ, ठीक है। अभी मैं बना तो नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है उसमें ङ भी। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में कौन सा हमारा मानक वर्ण है? तो केवल यहाँ पे झ है, पुराना वाला झ ऐसे उपयोग होता था, ठीक है, ये वाला जिसको बदल के ऐसा करा गया फिर। अब वर्तमान समय में झ, झरना हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये मानक वर्ण है एक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्य वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ठीक है, ये इसको ज्यों कहा जाता है, ज्यों, ना कि ज्ञों। हम ज्यों ज्ञानी बोलते हैं इसको, लेकिन ज्यों इसका जो सही उच्चारण है वो ज्यों होता है, ज्यों, ठीक है। तो ज्यों बना होता है ज धन यों से। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है, ज धन यों, ज्यों, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा की अगर हम बात करते हैं, देखिए ब्रज भाषा भक्ति काल की सबसे पॉपुलर भाषा थी, भक्ति काल की, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा किस रूप में थी? तो काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है, काव्य भाषा। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी का आज का जो टेस्ट है पार्ट 78 वो समाप्त होता है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यूके SSC के एग्जाम में भी। अगर आप 15+ स्कोर कर रहे हैं इस टेस्ट में तो बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हिंदी में मैक्सिमम स्कोर किया जा सके, क्योंकि हिंदी ही कहीं ना कहीं हमारी जो मेरिट होती है, मेरिट वेरी जो करती है ना, हिंदी की वजह से होता है वो। लगभग उत्तराखंड और जीके का सेक्शन सभी लोग बराबर करते हैं। हिंदी मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगर आप उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज या कोई अन्य टॉपिक में। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दीजिएगा, और मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अच्छे से अपनी स्टडी करें, खूब रिवीजन करें, ढेर सारी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत एक दिन कहीं ना कहीं पे ख़त्म होती है, और जिस बिंदु पर मेहनत खत्म होती है वही बिंदु सफलता कहलाता है। चलिए मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।